राम राम आप सभी को। हाँ जी, क्या हाल है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, कहीं पर भी बीच में स्किप मत किया करो। इससे क्या होता है कि ऑडियंस रिटेंशन कम होता है, वॉच टाइम कम होता है, तो यूट्यूब आगे न्यू लोगों को वीडियो रिकमेंड नहीं करता। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने में, स्टोरी सुनने में। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी स्टोरी मेरे चैनल पे नरेट करूँगा। तो टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारे साथ धीरज भाई ने शेयर करी है। धीरज भाई मेरे बचपन के जानने वाले हैं, वो मेरे पिछले वाली गली में ही रहते हैं और उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ 2017 के दिसंबर महीने में हुआ। और ये जो इंसिडेंट है वो उनके खुद के साथ नहीं हुआ, वो उनके एक फ्रेंड के साथ हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2017 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके प्लान बनाया कि वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस समय जो व्लॉगिंग कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। ऊपर से हॉरर व्लॉगिंग, यानी जो हॉरर प्लेसेस है वहाँ पे जाके उन प्लेसेस का शूट करना, उन प्लेसेस के बारे में बताना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो उनके कुछ 3-4 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग मिलके एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस पे जाएंगे, वहाँ पे उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, उन प्लेसेस के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि वो सही में हॉन्टेड है या फिर ऐसे लोगों ने मिथ बना रखा है। तो उन्होंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने 2-3 जगह पे शूट किया जाके, जैसे मालचा महल और दिल्ली कैंट रोड। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि महरौली में एक जगह है जिसको संजय वन बोला जाता है। दिल्ली के अंदर वैसे तो बहुत कम जंगल है, बट वो एक ऐसी जगह है जो कि हॉन्टेड भी है, ऊपर से जंगल भी है। कुछ लोग उसे हॉन्टेड बोलते हैं, कुछ लोग उसे एज अ गार्डन प्रिटेंड करते हैं, कुछ लोग उसे एज अ जंगल प्रिटेंड करते हैं। और धीरज भाई ने बताया कि 20 दिसंबर 2017 वो और उनके फ्रेंड्स जिन्होंने मिलकर चैनल क्रिएट किया था, वो लोग संजय वन गए, संजय वन को एक्सप्लोर करने के लिए। और रात के कुछ 2-3 बजे के आसपास उन्होंने संजय वन में एंट्री ली, संजय वन को एक्सप्लोर करना शुरू किया, बताना शुरू किया वीडियो के अंदर कि जंगल कैसा है, वो वहाँ पे क्या किस टाइप के पौधे मिल सकते हैं, कौन कौन से जानवर मिल सकते हैं। ऐसे व्लॉग में मस्ती और शूट करते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए वो लोग संजय वन के एंड में पहुंचे। और एंड में पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक सिमेट्री बनी हुई थी, यानी एक कवर बनी हुई थी, वो शायद किसी लेडी की कवर थी। और धीरज भाई ने बताया कि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया भी, अगर कोई यहाँ पे भूत मत तो आओ हमारे सामने, हमें मिलो। ये सब मस्ती कर रहे थे वो व्लॉग में, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। धीरज भाई ने बताया कि वो अपने साथ थोड़ा सा अल्कोहल भी ले गए थे, क्योंकि ठंड का टाइम था। उन्होंने सोचा कि अगर संजय वन में हमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिला तो आराम से वहीं पे बैठ के एक जगह पे थोड़ी सी ड्रिंक करेंगे और उसके बाद संजय वन का वापस एग्जिट तक का शूट करेंगे और ब्लॉग को एंड करके उसको एडिट करके अपलोड कर देंगे। ड्रिंक खत्म हुई तो इन्होंने सोचा कि चलो वापस बाहर निकलते हैं, बाहर वापस एग्जिट तक का शूट करेंगे और ठीक है अपना वीडियो एडिट करके अपलोड कर देंगे, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मिला नहीं। उन लोगों ने अपना शूट खत्म करा और अपने अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के 2 दिन बाद धीरज भाई ने बताया कि दीपक ने शूट पे जाने से मना कर दिया, क्योंकि दीपक की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लग गई थी। शायद उस दिन रात को ड्रिंक ज़्यादा कर ली या फिर मतलब ठंड लग गई, क्या रहा, उसको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और काफ़ी ज़्यादा फीवर स्टार्ट हो गया था। तो उस दिन दीपक नहीं जा पाया इनके साथ शूट करने के लिए। ये लोग द्वारका सेक्टर 9 एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ, वो भी एक हॉन्टेड जगह है, वहाँ पे शूट करने के लिए गए थे। उसके बाद ये लोग घर वापस आए तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, कल सारे के सारे दीपक के घर चलते हैं और दीपक से मिल के आएंगे, उसका हालचाल पूछ के आएंगे। तो नेक्स्ट डे जब धीरज भाई और उनके दोस्त दीपक के घर पहुंचे उससे मिलने के लिए, तो आंटी ने बोला, यानी दीपक भाई की मम्मी ने बोला कि आप बेटा बहुत सही समय पे आए हो, दीपक की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और अभी हम सोच ही रहे थे कि दीपक को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दें, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर है उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि आप एक काम करो, दीपक की तबीयत बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, आप दीपक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, कुछ 3-4 दिन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अच्छे से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा तो उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो धीरज भाई ने और उनके दोस्तों ने दीपक भाई को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया और कुछ 3-4 दिन दीपक भाई वहाँ हॉस्पिटल में रहे, उनके सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ दी उनके घर वालों को कि
आपके बेटे को निमोनिया है, पूरा प्रॉपर फीवर है, उसको कोल्ड है, लेकिन इसी के साथ साथ उसके ब्रेन में भी यानी दिमाग में भी कुछ दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि दीपक धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूलता जा रहा है, मतलब उसकी मेमोरी वीक होती जा रही है और वो डे बाय डे भूलता जा रहा है कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हम कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम चल रही है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब होने लगा है लड़का। तो और बाकी सारे टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि धीरे धीरे उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, उनकी किडनी फेल होनी शुरू हो गई है। धीरज भाई, उनके दोस्त और दीपक भाई की फैमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी ये देख के कि यार ये हो क्या रहा है दीपक के साथ, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही तो वो हमारे साथ बाहर घूम के आया है और इतने से दिन में इसके साथ ये क्या हो गया कि आज ये बोलने की कंडीशन में भी नहीं है। जो ट्रीटमेंट 5-6 दिन चलना था वो कुछ 1-1.5 महीना खिंच गया और अब दीपक भाई की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनकी हड्डियां दिखाई देने लग गई थी बॉडी के अंदर से, यानी उनका बॉडी का मास ऐसा लगा था कि सूखता जा रहा है, उनकी बॉडी में से ब्लड खत्म होता जा रहा था डे बाय डे। और फिर एक दिन दीपक भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और डॉक्टर ने आके उनके फैमिली को और उनके फ्रेंड्स को कंफर्म किया कि अब इस समय दीपक एक ऐसे फॉर्म में जा चुका है जहाँ पे पता नहीं वो उठेगा भी कभी या नहीं उठेगा, यानी वो कोमा में चला गया है। अब कुछ नहीं कह सकते कि क्या पता वो 10 दिन में उठ जाए, कहने को 10 महीने में उठ जाए, 10 साल में उठ जाए या फिर ज़िंदगी भर ना उठे। और लोगों को, उनके घर वालों को, उनके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया कि ये एकदम से दीपक के साथ क्या हुआ। कोल्ड और फीवर हुआ था, उससे निमोनिया हो गया, निमोनिया के बाद ये पता चला कि ब्रेन में दिक्कत आ रही है, वो अपनी याददाश्त भूलते जा रहे हैं, किडनी में प्रॉब्लम बता दी डॉक्टर ने। और अब 1.5 महीने बाद ये दिन आ गया कि दीपक भाई कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने यही बोला उनकी फैमिली को और फ्रेंड्स को कि अगर आप चाहें तो आप दीपक को अब हॉस्पिटल में रख सकते हैं या घर ले जा सकते हैं, जो भी मशीनरीज हैं वो सारी की सारी हम घर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब भगवान से सिर्फ विश मांग सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके दीपक वापस होश में आ जाए, कोमा से बाहर निकल जाए। और उसके बाद ही अब दीपक के सारे टेस्टेज और सब कुछ, सारी रिपोर्ट्स बनेंगी कि उसके साथ एकदम से हुआ क्या था कि वो सीधा कोमा में ही चला गया। तो दीपक भाई की मम्मी ने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप सब कुछ घर पे ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हम दीपक को घर ले जाते हैं, वहीं पे ही उसका सारा ध्यान रखेंगे, उसका वहीं पे टेक केयर करेंगे और कभी भगवान ने चाहा तो हमारा लड़का दोबारा होश में आ जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई होप नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे और इसका टेक केयर करेंगे कि ये होश में आ जाए और उसके बाद हमें पता चले कि इसको हुआ क्या एकदम से, ताकि आप सारी रिपोर्ट्स तैयार कर सकें इसके मेडिकल से रिलेटेड। दीपक भाई को ट्रांसफ़र कर दिया गया हॉस्पिटल से घर पे। उसके बाद कुछ 2-2.5 साल तक दीपक भाई कोमा में रहे और एक दिन दीपक भाई को अचानक से होश आ गया। ये देख के फैमिली, फ्रेंड्स सब बहुत खुश थे कि फाइनली 2.5 साल के बाद दीपक भाई को होश आया। उसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार होनी शुरू हुई, लेकिन तब तक दीपक भाई की जो मेंटल स्टेट थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। उनको मेडिसिन पे रखा गया, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। उसके बाद कुछ 1.5-2 महीने और लगे दीपक भाई को वापस पूरी रिकवरी करने के लिए। तो जैसे दीपक भाई नॉर्मल है, उन्होंने सबसे पहले अपने घर वालों को बोला कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे बालाजी के मंदिर लेके चलो, मुझे हनुमान जी के मंदिर लेके चलो, मुझे वहाँ पे जाके माथा टेकना और उसके बाद मैं सबसे बैठ के बात करूँगा। तो घर वाले उनको सीधा मेहंदीपुर बालाजी ले गए। दीपक भाई ने वहाँ पे माथा टेका, वो घर वापस आए तो उन्होंने अपने घर वालों को बोला कि मेरे दोस्तों को बुलाओ, मैं आप सबसे बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो आंटी ने धीरज भाई को कॉल करा कि बेटा आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के घर पे आ जाओ, दीपक को हम सबसे कुछ बात करनी है। और उसी शाम को धीरज भाई और उनके दोस्त दीपक भाई के घर चले गए। तो दीपक भाई ने बोला कि भाई तेरे को याद है लास्ट टाइम हम लोग संजय वन गए थे वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद हमने उस कब्र के पास बैठ के शराब पी थी और उसके बाद मैंने वहीं पे यूरिन पास कर दिया था। उसके बाद हम लोग घर आए, मुझे घर आने के 2 दिन के बाद एक काफ़ी ब्लर सी इमेज दिखाई देने लगी लड़की की। मैं जहाँ भी जाता था घर के अंदर या घर से बाहर, मुझे वो ब्लर इमेज हमेशा हर जगह दिखाई देती थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मैं वीक होने लगा और वीक होने की वजह से अब वो लड़की मुझे मेरे को सपनों में दिखाई देने लग गई और अब वो पूरी मुझे क्लियर दिखाई दे रही थी। उसके आंखों से खून निकल रहा था, उसके बाल उसके मुंह पे आए हुए थे और वो लड़की हर समय मुझे अपनी तरफ बुलाती रहती थी।
और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है। उस दिन वो लड़की खुल के मेरे सामने आई, उसने मेरे को देख के हंसना शुरू किया कि अब तू मेरे पूरे कंट्रोल में है और आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो भागती हुई मेरे पास आई, उसने मेरा गला काट दिया। मुझे नहीं पता कि ये इंसिडेंट मैंने कितनी बार देखा है। हर बार वो मेरे पास आती थी, मेरा गला काटती थी और मुझे मार देती थी, और हर रोज़ मैं दोबारा जिंदा होता था, मैं दोबारा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता था और वो मेरे पास आती थी, मेरा गला काटती थी और मुझे मार देती थी। उसने बातों बातों में एक दिन मुझे बताया कि ये एक लूप होल है जिसके अंदर तू फंस गया है, और जब तक मैं चाहूँगी तब तक तू यहाँ पे फंसा रहेगा, कोई भी तुझे बचाने वाला नहीं है इस लूप होल के अंदर। उसने मुझे बताया कि आज भी तेरा शरीर असली दुनिया के अंदर जिंदा है, तू सोया हुआ है, और जब तक मैं तुझे मारती रहूँगी तब तक तेरा शरीर किसी काम का नहीं है, वो सोता रहेगा। और जिस दिन तेरे शरीर का आखिरी दिन होगा उस दिन मैं तेरी आत्मा में पूरा कंट्रोल करूँगी, उसको वश में करूँगी और तेरे शरीर को ख़त्म करके तेरी आत्मा को अपने साथ वापस ले जाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार अपनी जान गंवाई है अपने सपनों के अंदर। मेरे सपने में हर रोज़ मुझे यही दिखाई देता था कि मैं उस कब्र के पास खड़ा हुआ हूँ, मैंने वहाँ पे यूरिन पास करा। इतने में पेड़ के ऊपर से उतर के एक औरत आई जिसने आते साथ ही मेरा गला काट दिया। हजारों बार मैं अपने सपनों के अंदर मरा हूँ, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, मैं वापस हर रोज़ की तरह वहाँ पे यूरिन करने जा रहा था। तभी मेरी लेफ्ट हैंड साइड नज़र पड़ी, थोड़ी सी दूर एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इतनी जंगल में ऐसे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, मैं इसको उठा के कहीं पवित्र जगह पे रख दूंगा। मैं वहाँ गया, मैंने उस मूर्ति को उठाया। इतने में तुम लोगों ने मुझे आवाज़ दी कि दीपक बहुत ज़्यादा लेट हो गया, चल वापस घर चले। और मैंने उस मूर्ति को हाथ में पकड़ा और मैं चलते चलते संजय वन से बाहर निकल गया। वो पहला दिन था, इतने दिनों के अंदर जब मैंने वहाँ पे यूरिन पास नहीं करा, और वो औरत मेरा कुछ भी नहीं कर पाई, जबकि मुझे दिखाई दे रहा था कि वो औरत मेरे पीछे पीछे चल रही है। लेकिन फिर भी मैं संजय वन से बाहर निकल गया, और जैसे ही मैं संजय वन से बाहर निकला मेरी असली दुनिया के अंदर आँख खुल गई, मैं वापस नींद से जाग गया। लेकिन ये 1.5-2 महीने मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं तुम लोगों से बैठ के बात कर सकूं, मैं किसी को भी इस चीज़ के बारे में बता सकूं। तो मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये समझ में आया कि उस दिन मेरी जान सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ने बचाई है। उस लूप होल से मुझे बाहर निकाला। अगर मैं उस लूप होल से कभी बाहर नहीं निकल पाता तो शायद वो जो भी एंटिटी थी, जो भी चुड़ैल थी, जो भी लीडी थी, वो कभी भी मुझे ज़िंदा नहीं होने देती, वापस मुझे उठने नहीं देती। तो मेरी आज जो जान बची है वो हनुमान जी के बदौलत बची है। हनुमान जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और उस नर्क से मुझे बाहर निकाला। और बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया और मुझे उस नर्क से बाहर निकाला। दीपक भाई को काफ़ी टाइम लगा अपने आप को नॉर्मल करने में, उस ट्रॉमा से बाहर आने में, लेकिन अभी वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी नॉर्मल है। वो सिनेरियो आज भी याद करके उनको थोड़ा सा डर लगता है, बट अब परमानेंट उन्होंने अपने गले के अंदर हनुमान जी पहने हुए हैं, तो कभी भी उनको किसी चीज़ का, इस चीज़ का तो डर नहीं है कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी मेरा कुछ कर सकती है। तो आज की ये एक स्टोरी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों, 22 जनवरी हम लोगों के लिए एक न्यू ईयर, एक दिवाली वाला अवसर आने वाला है। भले ही आप लोग अयोध्या ना जा पाए, लेकिन घर पे रह के इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, दिए लगाएं, खुशियाँ बांटें, लोगों को खुश रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।